हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर नवीन चंद्रा और स्वागत करता हूं आपका अपने इस यूट्यूब चैनल जीएस वर्ल्ड पर। आज का हमारा टॉपिक है द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध, यानी कि अंग्रेजों के साथ मराठा का दूसरा युद्ध। जैसा कि हम लोग को पता है कि 3 आंग्ल मराठा युद्ध होगा, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के बारे में विस्तार से अध्ययन किया है। हम आशा करते हैं कि आपको वो वीडियो पसंद आया होगा और आज का वीडियो भी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा, क्योंकि इसमें हमने वो सारी मुख्य बिंदुओं पर चर्चा किए हैं और यह करेंगे जो आपको आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। और ये जो वीडियो है ज़्यादातर आपको पीसीएस एग्जाम, यूजीसी नेट में आपको काफ़ी सहायक होगा। और जब भी आप पीएचडी का एंट्रेंस एग्जाम देने जा रहे हो तो आपके लिए और भी ज़्यादा बेटर होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग आज का टॉपिक द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध। हमारे बिहार में एक कहावत है, घर फूटे गवार लूटे। घर फूटे गवार लूटे। तो इसका क्या तात्पर्य है? कहावत भी है। तो जैसा कि है कि अगर घर के सदस्यों के बीच में आपस में नहीं बनती है तो बाहरी लोग उसमें आके राज करने लगते हैं और बाहरी लोगों का ही बात चलता है, यानी कि राज चलता है। तो मराठा साम्राज्य 4 रियासत और 1 पेशवा का 5 केंद्र था और मूल पेशवा, ठीक है। तो इस सभी के बीच में आपस में बनती ही नहीं थी और अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय ने इन मराठा सरदारों को आपस में लड़ाकर, मराठा रियासतों को आपस में लड़ाकर अपना उल्लू सीधा करने का काम करता था, और ताकि उन लोगों के बीच में अपनी सर्वोच्चता बनी रहे। यही कारण है कि अंग्रेजों ने इसका भरपूर लाभ लिया। तो द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध, इसका समय काल 1803 से 1806 के बीच में रहा। लगभग 3 से 4 वर्षों के तक द्वितीय आंग्ल और मराठा युद्ध चलता रहा, ठीक है। अंग्रेजों के साथ मराठा का दूसरा युद्ध लगभग 3 से 4 वर्षों तक चला रहा। इस समय पेशवा कौन थे? बाजीराव द्वितीय, जो कि सबसे अंतिम पेशवा था, और कहते हैं कि यह सबसे अयोग्य था। यह अभी तक के पेशवाओं में सबसे अयोग्य पेशवा था। इसकी काफ़ी महत्वाकांक्षा थी और यह अंग्रेजों के सहयोग से पेशवा बना था, ठीक है। जिस समय द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ उस समय बंगाल के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड वेलेस्ली के बारे में आपको पता ही होगा। यह सहायक संधि के लिए जाने जाते हैं। ऐसे सहायक संधि की शुरुआत तो भारत में फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले महोदय ने की थी, लेकिन लॉर्ड वेलेस्ली ने इसका अधिक से अधिक उपयोग किया, जिसके कारण सहायक संधि का नाम लॉर्ड वेलेस्ली के साथ जुड़ जाता है। अब आते हैं कि आखिर कौन सा कारण था कि दूसरा अंग्रेजी मराठा युद्ध होना पड़ा, ठीक है। तो आते हैं, देखते हैं युद्ध के कारण में। पहला है, जिस समय यह युद्ध होगा 1803 के बीच पास, तो आप यहां देखेंगे कि ये जो समय है 1799 में फ्रांस में एक तानाशाह का उदय हुआ। नाम पता है ना आप लोग को? वर्ल्ड हिस्ट्री के तहत नेपोलियन बोनापार्ट। तो नेपोलियन बोनापार्ट, और कहते हैं भारत का जो हैदर अली का पुत्र था, मैसूर का शासक टीपू सुल्तान, उसने नेपोलियन के पास पत्र भी पहुंचवाया था। कहते हैं नेपोलियन आ ही रहा था कि अचानक उसे खबर मिल जाती है कि फ्रांस में उसकी जरूरत है, तो वापस लौट जाता है। वो लौट के फ्रांस का सम्राट बन जाता है। तो अंग्रेजों को यह भय रहता है कि हो न सके
कि नेपोलियन भारत पर भी आक्रमण कर सकता है, तो इसलिए वो फ्रांसीसी भय बना रहा। ठीक है, कि अगर हो सके तो मराठे फ्रांस से सहयोग ले, नेपोलियन के पास सहयोग के लिए पत्र भेजे। तो अंग्रेजों को इस बात का डर था। और आपको नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में पता है कि वह काफी पराक्रमी था, वह युद्ध नहीं हारने के लिए ही जाना जाता था, युद्ध नहीं हारने के लिए ही जाना जाता था। कहते हैं उसने बहुत ही अपने जीवन में बहुत ही कम युद्ध हारे, वो भी समुद्र में, नदी में। स्थल पर उसको हराना बहुत ही मुश्किल काम था, स्थल पर हराना बहुत ही मुश्किल काम था। तो अंग्रेज इससे भयभीत थे कि हो सके तो नेपोलियन बोनापार्ट के साथ मराठा दोस्ताना संबंध रखता होगा। ठीक है, अब आते हैं अगला पॉइंट, पेशवा बाजीराव द्वितीय की महत्वाकांक्षा। जिस समय पेशवा बाजीराव द्वितीय पेशवा बना तो उसकी महत्वाकांक्षा थी कि मेरा जो कद हो मराठा साम्राज्य में काफी ऊंचा हो। भले ही वो अयोग्य था, लेकिन वह चाहता था कि सभी मराठा सरदारों को आपस में लड़ाकर अपना उल्लू सीधा करना। यही कारण है कि इसने मराठा सरदारों को जो लड़ाने का श्रृंखला शुरू किया, मराठा सरदारों को लड़ाने की जो श्रृंखला शुरू किया, यह इसके लिए भी काल बन गया और मराठा साम्राज्य के लिए भी काल बन गया। ठीक है, अब आते हैं अगला, अंग्रेजों की महत्वाकांक्षा। अंग्रेजों की भी महत्वाकांक्षा थी, हमने पहले वीडियो में भी बात किया कि अंग्रेजों की महत्वाकांक्षा थी कि महाराष्ट्र में द्वैत शासन की स्थापना की जाए, क्योंकि ऑलरेडी इसके पास बंबई था। बंबई जो शहर था किसके अंडर में था, तो अंग्रेजों के अधीन ही था, जो उसको पुर्तगाल से दहेज में मिला था, अंग्रेज राजा को, चार्ल्स द्वितीय को। तो यहां पर आपको देखने वाली बात है कि अंग्रेजों की महत्वाकांक्षा थी कि महाराष्ट्र में द्वैत शासन की स्थापना की जाए और पेशवा की शक्ति को कम किया जाए। अगला महत्वपूर्ण बिंदु है नाना फडणवीस की मृत्यु। नाना फडणवीस की मृत्यु 1800 ईस्वी में नाना फडणवीस की मृत्यु हो जाती है। यह पेशवा का प्रधानमंत्री रहता है। पेशवा का प्रधानमंत्री कौन, तो नाना फडणवीस। कहते हैं नाना फडणवीस से बाजीराव द्वितीय घृणा करता था। और नाना फडणवीस जब तक जिंदा रहा, बाजीराव द्वितीय ने कोई भी गलत कदम नहीं उठाया। नाना फडणवीस की मृत्यु के बाद बाजीराव द्वितीय स्वतंत्र हो गया और वो अपने कथनी करनी पे उतर गया। वो चाहता था मराठा सरदारों को आपस में लड़ाना, अंग्रेजों से सुविधा प्राप्त करना। यही कारण है कि द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध हो गया। अब आते हैं बसिन की या बेसिन की संधि 1802। किसके किसके बीच हुआ, बसिन का संधि, तो अंग्रेजी कंपनी कहिए यहां पर, अंग्रेजी कंपनी और बाजीराव द्वितीय, अंग्रेजी कंपनी और बाजीराव द्वितीय के बीच में बसिन की संधि हुई थी। यह संधि क्यों हुई थी, इसके पीछे भी कारण है। यह संधि क्यों हुई थी, इसके पीछे भी कारण है। 1801 ईस्वी में पेशवा ने अपनी महत्वाकांक्षा को दर्शाने के लिए, अपनी सर्वोच्चता को दर्शाने के लिए, दिखाने के लिए जसवंत राव होलकर के भाई बिट्ठू जी की हत्या करवा दी, यह हत्या कर दी। अब जसवंत राय होलकर की भाई की हत्या करवाना, जसवंत राय होलकर इससे क्या होगा, क्रोधित होगा और होलकर ने, यानी जसवंत राव होलकर ने पूना पर आक्रमण कर दिया। पूना पर जब आक्रमण किया तो पूना के आक्रमण पर सिंधिया और पेशवा की संयुक्त सेना थी। सिंधिया और पेशवा की संयुक्त सेना को होलकर ने पराजित कर दिया और जसवंत राय होलकर ने
विनायक राव को पूना की गद्दी पर बैठाकर पेशवा बना दिया। देख रहे हैं ना, यानी कि बाजीराव की करनी ने उसे अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने के लिए मजबूर कर दिया। और बाजीराव के पास कोई भी उपाय नहीं होगा और वह सीधा अंग्रेजों के पास चला जाएगा। 1802 में बेसिन की संधि कर लेगा। 1802 ईस्वी में बेसिन की संधि किसके किसके बीच? तो अंग्रेज कंपनी और बाजीराव द्वितीय के बीच। अब आते हैं संधि की शर्तें क्या थी। संधि की महत्वपूर्ण शर्तें थी। हर संधि की शर्तें होती है और अंग्रेज के बारे में आपको पता है कि अंग्रेज बिना मुनाफा कोई काम नहीं करता था। क्यों नहीं करता था? क्योंकि वो बनिया था। वह भारत में क्या करने आया था? व्यापार करने आया था। वो कोई भी संधि करेगा तो बिना किसी लाभ के नहीं करेगा। पेशवा ने अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार कर ली। देख रहे हैं कितनी बड़ी दुर्गति हो गई है मराठा साम्राज्य के पेशवा की। पेशवा ने अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार कर लिया। अंग्रेजी सेना को पूना में रखना स्वीकार किया। अपनी सुरक्षा भी खो दी। अब अंग्रेज तो यही चाहता ही था। अब देखिए महत्वपूर्ण व्यापारिक नगर सूरत कंपनी को मिल गया, जहां से बहुत सारी आमदनी आती थी, व्यापार होते थे। व्यापार का एक सेंटर बिंदु था, केंद्र बिंदु था। ठीक है। पेशवा ने अपने विदेशी मामले कंपनी के हवाले कर दिए। ये तो और बड़ी बुरी बात हो गई। ये संधि करने वाला कौन था? तो लॉर्ड ब्लेजली। ठीक है। और यही नहीं, पेशवा ने निजाम से चौथ प्राप्त करने का अधिकार भी छोड़ दिया। अब आप देखेंगे कि जो संधि है, पेशवा ने अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार कर लिया। अंग्रेजी सेना को पूना में रखना स्वीकार किया। सूरत कंपनी को मिल गया। इसको तो छोड़िए, पेशवा ने अपने विदेशी मामले कंपनी के हवाले कर दिया। यहाँ देखिए, विदेशी मामला, अधीनता और सेना, ये तीनों जो पॉइंट आप देख रहे हैं, पेशवा ने जहां अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार कर ली, अंग्रेजी सेना को पूना में रखना स्वीकार किया, अपना विदेशी मामले कंपनी के हवाले कर दिया, तो इतिहास में इसे सहायक संधि के रूप में जाना जाता है। इस संधि को मराठा के साथ अंग्रेजों का प्रथम सहायक संधि माना जाता है। अंग्रेजों का प्रथम सहायक संधि मराठा के साथ। ठीक है। अब आते हैं, ये जो संधि थी मराठों के लिए क्या थी? अपमानजनक थी, काफी अपमानजनक थी संधि। क्योंकि मराठे की यहाँ पे एक तरह से स्वतंत्रता ही समाप्त हो गई। वो पुनः, जो कि इसका जो प्रधान था मराठा साम्राज्य का पेशवा, वो खुद अंग्रेजों के अधीन हो गया। प्लस में उसके जो राजधानी थी पुना, वहां पे अंग्रेजी सेना आके विराजमान हो गई। उसके बाद भी अब कोई भी विदेशी मामला हो, किसी के साथ दोस्ती करना हो, किसी के साथ युद्ध करना हो, तो यह अंग्रेजों के ऊपर निर्भर हो गया। तो ये मराठा सरदारों के लिए, मराठा साम्राज्य के लिए क्या हो गया? काफी अपमानजनक था। यही कारण है कि जो मराठा सरदार थे वह इस अपमान को नहीं सह सके और उसने युद्ध की घोषणा कर दी। अब यहां पर देखेंगे, इसकी घोषणा तो करी इन लोगों ने, लेकिन होलकर हो, भोसले हो, सिंधिया हो, गायकवाड़ हो, इन लोगों ने अलग अलग युद्ध किया, एक साथ युद्ध नहीं किया। अगर गायकवाड़, होलकर, सिंधिया, भोसले, इन चारों ने अगर एक साथ मिलकर अंग्रेजों का सामना किया होता तो आप इस बात को लिख लीजिएगा, लिख लेते कि वह अंग्रेजों को पराजित कर देता। लेकिन यहां तो अंग्रेजों की बहुत ही बेहतरीन नीति चल रही थी, डिवाइड एंड रूल, फूट डालो और शासन करो। तो फूट डालो शासन करो के तहत उसने जहां पेशवा को अलग कर दिया, उसी प्रकार उसने सभी मराठा सरदारों को आपस में मिलने भी नहीं दिया। और मराठा साम्राज्य की जो सबसे बड़ा कमी थी वो आपस में लड़ना ही था। ये सरदार आपस में ही लड़के अपने आप को कमजोर करते थे। यहां पर इन लोगों ने अंग्रेजों के साथ युद्ध किया,
सबका दुश्मन अंग्रेज ही है, लेकिन युद्ध करेंगे तो अलग अलग, क्योंकि सबका यहाँ अपना स्वाभिमान नजर आ रहा है। कोई भी अपना स्वाभिमान को कम करके एक साथ नहीं हो रहा है अंग्रेजों के खिलाफ। अगर ये एक हो जाता तो वास्तविक रूप से अंग्रेज यहाँ पर पराजित हो जाता। तो एक एक करके युद्ध होगा। अब आते हैं हम लोग भोसले और अंग्रेजों के बीच में युद्ध होगा। इस युद्ध में अंग्रेजों ने भोसले को पराजित कर देगा। तो संधि होगी 1803 में, देवगांव की संधि। कौन सा संधि? देवगांव की संधि। जब भोसले पराजित हो जाएंगे तो अब सिंधिया का आएगा। 1803 ईस्वी में सिंधिया और अंग्रेजी कंपनी के बीच में युद्ध होगा। किसके बीच में? सिंधिया और अंग्रेजी कंपनी के बीच में युद्ध होगा। ये जो युद्ध होगा इसमें सिंधिया भी पराजित हो जाएंगे। दोनों के बीच में एक संधि होगी, सुरजी अर्जन गांव की संधि। सुरजी अर्जन गांव की संधि। इस संधि में के तहत अंग्रेज, आप समझ सकते हैं अंग्रेज क्या लेगा। अंग्रेज क्षेत्र लेगा, युद्ध का हर्जाना लेगा। 1804 ईस्वी में एक और संधि होगी, राजपुर घाट की संधि। किस लिए होगी संधि? क्योंकि यहां पर होलकर भी अकेले युद्ध करेगा ब्रिटिश कंपनी के साथ, और कंपनी यहां पर होलकर को पराजित कर देगी। होलकर बेबस होकर राजपुर घाट की संधि करेगा और बहुत सारी रियायतें कंपनी को देगा। देख रहे हैं ना, एक एक करके सारी कंपनियां, एक एक करके सारे मराठा सरदार क्या हो रहे हैं? कंपनी से पराजित हो रहे हैं। अब कंपनी क्या करेगी? इनको तो पराजित कर दी, लेकिन अब क्या करेगी? इनको कुछ रियायतें देकर, हराने के बाद इनको कुछ रियायतें देकर इसको अपने पक्ष में मिलाने का भी काम करेगी। देखेंगे यहां पर अंग्रेजों ने क्रमशः 1805 ईस्वी में एवं 1806 ईस्वी में, 1805 में सिंधिया के साथ, 1806 में होलकर के साथ संधि करी, और संधि करके उनके कुछ जो क्षेत्र थे वो वापस कर दिए। क्या कर दिए? वापस कर दिए। यानी कि इसको कह सकते हैं घाव करके मलहम लगाना। अंग्रेज की बहुत बड़ी खूबसूरती नीति है कि पहले घाव करता था, उसके बाद मलहम लगा के उसको अपने पक्ष में भी कर लेता था। ठीक है, तो ये रहा द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध। अब आते हैं बाजीराव द्वितीय के कुछ संक्षिप्त। यहां पर बाजीराव द्वितीय, यह 8वां पेशवा था। इनका जो पेशवा का क्रम था, कौन सा क्रम था? तो 8वां। कौन सा क्रम? 8वां। और यह अंतिम पेशवा थे। अंतिम पेशवा थे। इनके पिता का नाम क्या था? रघोबा या रघुनाथ राव। जैसा पुत्र वैसा, जैसा पिता वैसा पुत्र, या जैसा पुत्र वैसा पिता, क्योंकि इसने भी अंग्रेजों के सहयोग से पेशवा बनने का काम किया था, लेकिन यह सफल नहीं हुआ, जबकि बाजीराव द्वितीय ने इस काम को सफल कर दिखाया। इनके प्रधानमंत्री कौन थे? तो नाना फडणवीस। जब तक नाना फडणवीस जिंदा थे तब तक बाजीराव द्वितीय कंट्रोल में रहा। नाना फडणवीस की मृत्यु के बाद ही बाजीराव द्वितीय अनकंट्रोल हो गया। अब इसका जब तक पुत्र, बाजीराव द्वितीय का अपना कोई संतान नहीं था, उसने एक पुत्र को गोद लिया जिसका नाम रखा था नाना साहब। नाना साहब का वास्तविक नाम है घोंदू पंत। नाना साहब का वास्तविक नाम है घोंदू पंत। नाना साहब के बारे में आप सुन लीजिए, ये 1857 की क्रांति के महत्वपूर्ण किरदार है, जो कानपुर में अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोहियों का नेतृत्व करेंगे। कब? 1857 की क्रांति में। तो आज के लिए हमारा ये टॉपिक द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध यहां पर समाप्त होता है। आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा? कमेंट पर जरूर कमेंट करेंगे। आप प्लीज मेरे इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करेंगे।